टीम, सबसे पहले आप तमाम पत्रकार साथियों को धन्यवाद। आपने आज ही हमने सबको प्रेस इनवाइट भेजा था, आपने फिर भी आप लोगों ने समझा इस चीज़ को कवर करने का, इस चीज़ को सुनने का और इसको एक कोस को सपोर्ट करने का खास कर इसलिए हम सभी ने आप तमाम पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से ही कहना चाहती हूँ। और मैं आनी राजा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, और बाकी मेरी साथी पूनम है। पूनम अपना परिचय खुद करवाएगी, फिर भी मैं बता रही कि पूनम कौशिक एडवोकेट है और प्रगतिशील महिला संगठन की नेत्री भी है। शबनम का कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, शबनम हाशमी अनहद से है। तो हमने जो उधर की कुछ महिलाओं ने हमें फ़ोन करके बोला कि आप लोग आ जाए और आके देखे, उनसे मिलिए, ताकि वो परिवार अपनी बात हाथरस की जो लड़की है, जो जिनका जान भी चली गई है, वो लड़की की पेरेंट्स और उसकी माँ बाप, जो उनके परिवार वाले अपनी बात आपके साथ रखेंगे, इसलिए आप लोग निकल कर आ जाओ करके बताया। तो हमने सोचा एक जना अकेले जाना, एक संगठन अकेले जाना ठीक नहीं है, हम 2-3 लोग चलेंगे। इस प्रकार हमने टीम बना के हम गई है और सुबह 6 बजे हम निकला था कल, और इधर आज सुबह 2 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock हम वापस आइए उधर से। और इसका बीच में हम गांव में उस परिवार के साथ हम 2.5 hours हमने बिताई है। और फिर हमने उधर से और भी लोगों से बात किया, लोकल भी कुछ लोगों से बात किया, और हमें कुछ चीज़ का और भी क्लैरिफिकेशन हम चाहती थी, इसलिए हमने जो अलीगढ़ हॉस्पिटल में भी गया है और उधर जाके तमाम इस जो डॉक्टर से मिले, बाकी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से मिले, और जो जिसको मिले हैं उसका नाम यदि आप लोग पूछेगा तो वो हम बोलने का हम नहीं बोल सकती है, क्योंकि जो हमने कल उधर देखा, जब हम उधर गई थी, जो हॉस्पिटल की बात में बोल रहे, इतना डरा हुआ है, इतना डर इस वजह से इनका ऊपर इस हॉस्पिटल के हर एक कर्मचारी का, डॉक्टर का, बाकी सब स्टाफ का ऊपर इतना, हर डिपार्टमेंट का एक तरफ यदि देखेगा तो इतना प्रेशर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, पुलिस के तरफ से है, ये बिल्कुल हम आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसलिए हम जिस डॉक्टर से या जो कर्मचारी से हम मिले, उनका नाम हम नहीं बता सकते, मगर जिनसे जो बात हो गया, उन्होंने हमें क्या बताया वो सब हमारी इस रिपोर्ट में है। आप सबको इसका कॉपी मिली भी होगी, और इसमें सारा कुछ हमने लिखा है। मैं संक्षिप्त में एक बात बताना, मेरी तरफ से मैं शुरू करने के लिए मैं बताना ये चाहती हूँ कि गांव में हम उन परिवार से बात करने के वक्त उन लोगों ने बार बार एक चीज़ उठाई थी कि हमें जैसे पहला कंप्लेंट दर्ज करने से लेके वो एक FIR का एक कॉपी उनको मिला, उसके बाद से लेके उनका डेथ हो गया, जो दिल्ली में लेके आई, डेथ हो गया, उसको डेड बॉडी को स्नैच करके लेके गई, उसका कैसे जलाया, ये सब एक्सप्लेन करने का ज़रूरी नहीं है। इसके बाद उनकी घरों को इतना घेर कर रखा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पे घेर कर रखा है, तो तब तक वाली इसका बीच में जो भी कुछ हुआ है उसका एक भी कागज़, इंक्लूडिंग जो डेथ सर्टिफिकेट जो डॉक्टर लोग देती है, वो भी तक परिवार के हाथ में मिला नहीं है। ये बात बार बार माँ भी और उसका पापा भी और जो भाई लोग भी हमें ये चीज़ बता रहे थे। और दूसरी ये चीज़ है कि जो इनके साथ ये घटना पहली घटना नहीं है, जो लड़की को इस प्रकार टॉर्चर करके उसको जो उसका डेथ हो गई, ये पहली बार नहीं है। ये लगभग 6 महीने से इस लड़की के पीछे, जो लड़की ने नाम बाकायदा बताया था, जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 स्टेटमेंट दिया है,
और उसमें वो जो नाम दिए उसमें से वो लोग उसमें से खास कर एक लड़का कि उनको पिछले 6 महीने से लगातार ये परिवार वाला भी हमें ये बताया ये हो रही थी। तो इसलिए लड़की बिल्कुल बाहर नहीं जा रही थी। यदि किसी कोई खेत में भी जाना है तो किसी के साथ, या तो भाभी के साथ, भाभी अभी उसका डिलीवरी होने के बाद सिर्फ 1 ही महीना है, इसलिए माँ के साथ बाहर गया है जो चारा काटने के लिए, और भाई भी थे साथ। और ये जो चीज़ें बार बार वो परिवार भी हमें बताए, तो ये आप सभी को जानकारी भी है। ये दे आर सराउंडेड बाय द अपर कास्ट फैमिलीज, तो उसका एक बहुत दमन उनका ऊपर है। और इनका कुछ ज़मीन है, वो ज़मीन भी छीनने का, और इनको उधर से भगाए तो दलित मुक्त जो गांव होगा, यही एजेंडा से 6 महीने से लगातार इस परिवार को खास कर इस बच्ची को तंग कर रही थी। ये चीज़ें बताई है, और तमाम बाकी चीज़ें हमारी दोनों साथी बताएगी। हमारी कुछ मांग भी है, उसमें सबसे पहले हमारी मांग है कि ये यूपी का अंदर ये जो गैंगरेप और ये डेथ पहली केस नहीं है। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे केसेस आ गया, इसके बाद भी बहुत केसेस रिपोर्टिंग हुआ है। तो ये दिखा रहे कि वो यूपी की सरकार खास कर जो कानून है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी है, और महिला हिंसा को रोकने का तमाम कानून है, वो तमाम कानून को जो लागू करने का, लेटर एंड स्पिरिट लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसका पुख्ता सबूत है। इतनी ज़्यादा संख्या में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी यही बात का दोहरा रहे कि क्राइम बढ़ती जा रही है। तो हम समझ रहे, और इस हादसा, इस इंसिडेंट के, इस गैंग रेप और इसके बाद भी, उसका डेथ के बाद भी जो जिस तरीके का जो बयान आ रही है मुख्यमंत्री के तरफ से, बीजेपी के पार्टी नेताओं की तरफ से और MPs की तरफ से, और ये तमाम चीज़ें दिखा रही कि ये लोग बिल्कुल लीस्ट बोthered अबाउट the life and the livelihood of the most marginalized, particularly the Dalits and the minorities and the women of the state. So we understand that we are of the firm opinion that Modi government has lost its moral right or constitutional right. Yogi Adityanath has lost his constitutional right to continue as the CM of Uttar Pradesh. So he should resign. If he is not resigning, the authorities should see that he should be removed from the Chief Minister's post. I end with this, and I request Poonam Kaushik. She is the leader of प्रगतिशील महिला संगठन, एडवोकेट पूनम। प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव के रूप में कल जो हम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का 3 महिला संगठनों का प्रतिनिधि मंडल, हम लोगों ने ज़मीनी हकीकत को और करीब से जाना, और किस तरीके से दलितों के ऊपर योगी के राज में किस तरह का उत्पीड़न है, इसको और गहराई से समझने का एक मौका कल फिर से मिला। पर्टिकुलरली अगर इस केस की मैं बात करूं, परिवार के लोगों से हम लोगों ने लगभग 3 घंटे तक, हम लोग 4 घंटे तक उस इलाके में थे। हम लोग 1 बजे पहुंचे थे, और 1 बजे बैरिकेड से अंदर जाने के बाद हम लोग लगभग 5 बजे वहां से बाहर आए हैं। परिवार के सभी लोगों से हमने लगभग बातचीत की है, माँ और भाभी से ज़्यादा बातचीत की है, और हमें पता लगा कि दलित उत्पीड़न की परिस्थिति ये है कि आज भी जो उस परिवार की दादी है, ओल्ड विमेन, बुजुर्ग महिला को बाहर जाकर चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो है समाज में अच्छे तरीके से नहीं लिया जाएगा। तो ये तो स्थिति है बराबरी के हालात की। पूरा का पूरा जो प्रकरण है वो ये साबित कर रहा है, जिस तरह से एनी जी ने बताया
कि एक्चुअली गांव के अंदर उस कम्युनिटी के दलितों के केवल 5 या 6 घर हैं। कोशिश ये थी कि किसी तरीके से इनको इतना डरा दिया जाए कि ये अपना घर छोड़ के चले जाएं। और जो ये बच्ची के साथ किया गया है, ये हमें लगता है कि वही सामंती मानसिकता के परिवार के अगर लोगों को, कौमों को अगर सबक सिखाना है तो उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करो। और किस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस किस तरह का असंवेदनशील, संवैधानिक दायित्वों के ठीक खिलाफ रवैया ब्यूरोक्रेसी ने, पुलिस ने जिस तरह से दिखाया, वो साबित करता है कि पुलिस और अफसरशाही के ऊपर ये पूरी की पूरी फांसीवादी व्यवस्था ने किस तरह से कब्जा किया हुआ है और वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में एकदम फेल हो गए। हम क्यों कह रहे हैं ये बात? बच्ची के परिवार के लोगों ने हमको बताया 9:30 बजे की घटना है। 9:30 बजे से 4 बज जाते हैं उस बच्ची को एक अस्पताल तक पहुंचाने में। मोटरसाइकिल पे बिठाकर, सोचिए इतनी घायल अवस्था में वो पीड़िता, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, ब्लड आ रहा है, आंख में खून है, और एक मोटरसाइकिल के ऊपर उसका भाई मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे उसकी माँ इसको पकड़ के बैठी हुई है। और थाने में जब जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं जल्दी जल्दी कोई अपना टेम्पो कर लो। योगी सरकार, मोदी सरकार दावा करते हैं महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो। क्या ये हर थाने के अंदर एक ऐसी एम्बुलेंसेस, ऐसी पुलिस की जिप्सी की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जब ऐसा कोई मामला आए तो उन पीड़िताओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था हो सके? 3.9% फंड का इस्तेमाल किया गया, निर्भया फंड का, उत्तर प्रदेश के अंदर। टोटल अभी ये आंकड़ा है। 3 मार्च 2020 को ये कई सारे अखबारों में ये आंकड़ा आया है। ये स्थिति है। वो बच्ची, अगर उसको समय पर सही इलाज मिल जाता तो शायद परिस्थिति और बेहतर होती। और ये सब तो छोड़िए, मोदी सरकार, योगी सरकार ने जिस तरह इस मामले में किया है कि आप उस बच्ची का जीवन तो नहीं बचा सके, परंतु जब वो बच्ची मर जाती है, आपने तो उस बच्ची का मातम मनाने का भी अधिकार परिवार से छीन लिया है। जिस तरीके से आपने चुपके चुपके, और केवल चुपके चुपके नहीं, आपने डरा के, आपने धमका के, आप एक्चुअली क्या करना चाह रहे थे? आप इसका मतलब क्रूशियल एविडेंसेस को खत्म करना चाह रहे थे। और जिस तरीके से गांव के अंदर ठाकुर कम्युनिटी को गैल्वेनाइज होने दिया जा रहा है, उस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। खुलेआम ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें जो है बच्ची को, जिसमें लड़की का, जिसमें एक तरफ लड़की का ही विलिफिकेशन चल रहा है और आरोपियों के समर्थन में आया जा रहा है। तो ये आरोपियों के समर्थन में आने की जो बात है, इसको जिस तरह से मोदी सरकार और योगी सरकार का जो प्रशासन है वो अलाउ कर रहा है, ये हम समझते हैं ये जो संघ परिवार का योगी मोदी हिंदुत्व रिजीम है, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। हमने ये उन्नाव में भी देखा, हमने ये कथुआ में भी देखा। सबको पता है कि कथुआ में किस तरह से वो जो आरोपी थे उनके समर्थन में फॉरेस्ट मिनिस्टर जो बीजेपी के लोग थे वो रैली निकाल के आ गए। कमोबेश यही स्थिति कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी थी। यानी ये पूरी की पूरी जो पुलिस और अफसरशाही के प्रशासन है, ये नहीं चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक्चुअली काम करे। दोनों ही मामलों में हमने देखा कि कथुआ में भी और उन्नाव में भी कोर्ट ऑफ लॉ ने मामले को तय किया। दोनों ही मामलों में आरोपी दोषी सिद्ध हुए। हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, ये अलग बात है, परंतु कोर्ट ऑफ लॉ ने फर्स्ट जो ट्रायल होती है उसमें दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध किया है। तो कम से कम कोर्ट ऑफ लॉ को, कोर्ट को कम से कम अपना काम करने दिया जाए। तो यह बात को रखते हुए कि पहली बात, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, और सुरक्षा से हमारा अभिप्राय उनकी बंदी कर देना नहीं है। यह भी एक दिक्कत हो जाती है कि सुरक्षा के नाम पर आप परिवार को बंदी बना लेते हो। सुरक्षा से हमारा मतलब है उनके जान और माल की सुरक्षा,
उनके मूवमेंट के समय उनकी ज़िंदगी की हिफाजत, और यह बात कहते हुए कि कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए दिन प्रतिदिन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक जांच पद्धति, त्वरित जांच पद्धति और कोर्ट की निगरानी में जांच। और यह बात कहते हुए कि ये जो योगी सरकार है, ये दरअसल उच्च जाति के आरोपियों को बचाने के लिए जिस तरीके से सामने आ रही है और पूरे प्रांत के अंदर दलितों के ऊपर, दलित महिलाओं के ऊपर जिस तरह से हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो पूरे प्रांत के अंदर संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। तो ये बात दोहराते हुए कि ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये इमीडिएटली रिकमेंड करें, यूपी गवर्नमेंट, सीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको उनके पद से हटा देना चाहिए और यूपी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो फेल हो गई है लड़कियों को सुरक्षित रखने में और इनका राज दलित महिलाओं को बिल्कुल निचले से निचले तबके पर रखता है। ये बात फिर से एक बार साबित हो रही है और यही बात रखते हुए कि इस पूरे केस के अंदर न्याय तभी मिल सकता है जबकि न्याय की आवाज़, जबकि ये जो फांसीवादी ओवरटेक हो गया है मशीनरी का, इसके खिलाफ आम लोग जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं और हम समझते हैं कि यही एक रास्ता है कि लोगों को सड़कों पर निकलकर सरकारी जो राज्य के अंग हैं उनको मजबूर करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ अपना काम कर सके, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो सके। शुक्रिया। जो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, हमने जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात, जो परिवार का लाइफ एंड लाइवलीहुड का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बता रहे कि हम बिल्कुल उनको उधर ही पूरे की पूरी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दे हैव एवरी राइट टू लिव देयर एंड वो उनको सुनिश्चित करना है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, शबनम भी दूसरी बात बताई कि मगर ये जो लोकल एमपी का रोल, इसको लेके बिल्कुल इसका इंक्वायरी होना चाहिए। हमारी डिमांड्स का अंदर भी ये रखा है। वो इतना इंसिस्ट कर रही थी हॉस्पिटल अथॉरिटी के ऊपर, इतना प्रेशराइज कर रही थी उन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को इसको दिल्ली लेके जाने का, दिल्ली ले जाके जाना है। और परिवार को भी एक तरफ वो प्रेशराइज कर रही थी और परिवार को ये बताया कि एम्स में लेके जा रही है और यही बोल के गाड़ी में जो शिफ्ट करने के वक्त भी यही बताया दिल्ली का एम्स में लेके जा रही है जो बच्ची को। और इधर आके देखा है कि जो सफदरजंग में लेके गया परिवार, हमें कल हमें पूछ रही थी वो ऐसा क्यों किया है, ये पूछ रहे। तो लोकल एमपी का बहुत प्रेशर और शुरुआत से लेके और गांव में भी ये बातें, उनके परिवार से भी ये बातें बोले। तो लोकल एमपी का रोल ये पूरी मामला में, और जो सारी बातें बोल रही है, जो बयान दे रही है, ऐसा सुधर रही थी उसका हालात, तो अचानक ये हो रहे। तो हर चीज़ का, और जो जिस तरीके से डेड बॉडी को लेके गया वो उसको जलाया, वो सब देखे बहुत सारी डाउट गांव के लोग भी हमारे सामने रख रहे कि क्या वो जो उसका अस्पताल में क्या हो गया था। तो ये भी एक प्रश्न है। तो ये भी मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में बातचीत हुआ है लोगों से, तो ये मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहती हूँ। मैं शबनम से रिक्वेस्ट है, शबनम बात करें। दोस्तों, जैसा एनी और पूनम ने कहा कि जिस तरह का उत्पीड़न हम देख के आ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि पहले कहीं नहीं देखा हो, क्योंकि 30-40 साल हो गए हम लोगों को एक्टिविज़म में। तो लगातार जब भी दलित गांव में कभी हमले हुए हैं, खैरलांजी भी हमने देखा है और भी गोहाना भी देखा है, और गुजरात में के 2002 के गैंग रेप्स भी देखे हैं। तो बस यही है कि हर साल हर बार जब ये देखने को मिलता है तो बहुत अफसोस होता है कि हम आगे जाने के बदले बहुत तेज़ी से शायद पीछे वापस जा रहे हैं। माहौल अभी भी बहुत डर का है। अंदर जाने के लिए हमसे बाकायदा हमारे आधार कार्ड, हमारे फ़ोन नंबर, ये सबकी एक सूची बनवाई गई। उसके बगैर अंदर किसी को नहीं जाने दे रही है पुलिस। और ये भी पहले से
NFIW के कुछ साथी वहाँ मौजूद थे जो जिन्होंने एक दिन पहले ही बात की थी, इसलिए शायद हम लोग अंदर जा पाए। जैसा पूनम ने कहा कि तकरीबन 4 घंटा हम लोग उस गांव में थे और उस परिवार के 8 सदस्यों से हमने काफ़ी लंबी बातचीत की और मुझे लगता है कि उस तरह से शायद हम लोग अकेले हैं जो इतना समय परिवार के साथ बिता पाए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे। ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये सिर्फ हादसा 14 को नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 6 महीने से उस लड़की के साथ लगातार छेड़खानी की कोशिश हो रही थी और इसलिए उसने बाहर अकेले जाना बंद कर दिया था। 14 तारीख का जो इंसिडेंट है वो बाकायदा उसके बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत है, सारे ही अखबारों में, मीडिया में है, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन ये कि जब माँ ने देखा कि उसकी लड़की की चप्पल कहीं उल्टी पड़ी है और उसने ढूंढना शुरू किया खेतों के अंदर, जहाँ उसे उसके दुपट्टे से पीछे बांध के उसको खींच के ले गए थे, तो जब वो वहाँ तक पहुँची तो वो बिल्कुल बेहोश सी पड़ी थी और उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। उसके बाद माँ और उसका भाई उसको जिस तरह से एक स्कूटर पे, 2 व्हीलर पे बैठा के पुलिस स्टेशन ले गए और पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल पहुंचने तक की दूरी काफ़ी लंबी थी, क्योंकि वहाँ टोटल एपैथी थी और एक चबूतरा सा बना था जहाँ पे उस लड़की को लिटा दिया गया था। उसका फोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह आप सबने देखे हैं। वर्मा कमेटी के बाद, निर्भया के बाद, जब वर्मा कमेटी सेटअप हुई और उसके बाद जब नया कानून बना तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई थी। एक ये कि रेप विक्टिम का जो स्टेटमेंट है बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ख़ास तौर से अगर डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। जो विक्टिम कह रही है, जो अपना वो बयान दे रही है, चाहे 161 में हो, 164 में हो, उस बयान को वैलिड माना जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद 14 तारीख को जब ये वहाँ गए, जो FIR लॉन्च हुई, उसको 307 और 325 SC ST एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया। उसकी कॉपी हमने आपको जो दिया है वो उसमें मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें पूरे डिटेल्स हैं उस FIR के। और 26 तारीख को जो एडिशनल SP है, उन्होंने अपना एक वीडियो ट्वीट किया है। उस ट्वीट का लिंक इसके अंदर मौजूद है प्रेस रिलीज में। उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि पहले लड़की इस हाल में नहीं थी कि वो स्टेटमेंट दे सके, इसलिए हमने 307 और 325 SC ST एक्ट में उसको रजिस्टर किया था। लेकिन जब IO ने 161 CRPC के अंडर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तब उसने ये बताया कि 4 आरोपियों का नाम बताया और ये बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। तो उसके बाद हमने उसके अंदर 468 है ना, सॉरी 376, आई एम लीगली चैलेंज, मुझे याद नहीं रहता, तो 376D जो है, जो गैंगरेप का एक्ट है, वो उसमें हमने ऐड कर दिया है और 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और अभी कोई भी एब्सकॉन्डिंग नहीं है। ये 26 सितंबर को एडिशनल SP बाकायदा वीडियो है, उनका ट्वीट है और रजिस्टर हो गया। 4 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। जब ये हो चुका और आप स्टेटमेंट दे चुके, तो उसके बाद जो पूरा नरेटिव बदला जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ ये कि BJP IT सेल के जो इंचार्ज है वो एक वीडियो ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि FSL रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रेप नहीं है। ये बात सही है कि FSL रिपोर्ट में ये कहा गया है, उसकी कॉपी भी हमने आपको दी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रेप नहीं है। क्योंकि FSL का मतलब ये है फॉरेंसिक, आपने जब रेप हुआ है, जो लॉ है, जो लीगल तरीका है, 72 घंटे के अंदर अगर आपने स्वाब नहीं लिया वजाइना से, तो उसके बाद सीमेंस मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती, मतलब उससे ज़्यादा वो जिंदा ही नहीं रहती। और FSL रिपोर्ट में नेगेटिव आना ही था। लेकिन अगर आप MLC रिपोर्ट देखें, जहाँ पे जो भी उसकी बहुत अच्छी नहीं है उसकी वो, लेकिन इसमें बहुत साफ लिखा है, जब वो लड़की से पूछ रहे हैं तो वो इसमें लिखा है ऑरिफिस पेनिट्रेटेड, उसका जवाब है वजाइना।
उसके बाद वो उससे पीछे पूछे हैं कंप्लीट या अटेम्प्टेड, वो कहती है कंप्लीट। उसके बाद वो कहते हैं पेनिट्रेशन बाय, और वो कहती है पेनिस। ये बिल्कुल क्लियर है, लड़की साफ लफ्ज़ों में कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है। हालांकि जो डॉक्टर है उसने ये कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एग्जामिनेशन I am of the opinion that there are signs of use of force. However, opinion regarding penetrative intercourse is reserved pending availability of FSL report. अब अगर FSL रिपोर्ट फ़ौरन हो गई होती तो उसके अंदर रिजल्ट आता। जब FSL रिपोर्ट इतने दिनों बाद आई है और इसके बहुत सारा रिसर्च जो है वो अवेलेबल है, इसका मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। अगर 72 घंटे के अंदर FSL रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है रेप, और अगर बाद में आती है तो नहीं आता। लेकिन लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन मौजूद है जो अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन खुद एडिशनल एसपी ने 161 का स्टेटमेंट का हवाला देते हुए ये वीडियो जो है ये निकाला है। उसके बाद बीजेपी IT सेल के जो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट जो भी कहलाते हैं वो ट्वीट करते हैं एक वीडियो डाल के कि इस लड़की का रेप नहीं हुआ, ये खानदान पैसे लेने के लिए झूठ बोल रहा है। ये उस ट्वीट में कहा है या अलग कहा है, लेकिन ये बात कही जा रही है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे, जब वो चबूतरे पे पड़ी है उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, और वो कहती है मेरा गला घोटा था, उसे ठीक से बोला नहीं जा रहा है। जो हमें डॉक्टर ने बताया वो ये कि जब उसका गला स्ट्रैंगुलेट किया गया, इतने ज़ोर से उसको दबाया गया है कि उसके दांतों के बीच में उसकी जीभ आ गई, जो उसकी वजह से काफ़ी घायल हो गई थी। उसकी जीभ काटी नहीं गई, वो दांतों के बीच में आके, जैसे कहते हैं ना, जीभ कट गई और बोला नहीं जा रहा। तो उस वक्त वो बोल नहीं पा रही थी ठीक से। उसके बावजूद उस वीडियो में वो ये कह रही है कि इसलिए दबाया क्योंकि मैं ज़बरदस्ती करने से रोक रही। उस वीडियो को आप सुनिएगा, वो सोशल मीडिया पे घूम रहा है। और एक गांव की लड़की जब ये कह रही है कि ज़बरदस्ती करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, इसका मतलब ये है कि वो उसका रेप करने की कोशिश कर रहे थे और वो रेजिस्ट कर रही थी जब उन्होंने उसका गला पूरी तरह दबाया। ये पुलिस मान रही है, ये कह रही है कि हमने 161 में रिकॉर्ड किया है और हमने आरोपियों को। उसके बाद पूरा जो एक तो जो सवर्ण वहाँ की जो ठाकुर समाज है, वहाँ से ये पूरा एक नरेटिव खड़ा किया जा रहा है। दूसरा नरेटिव बीजेपी द्वारा खुद खड़ा किया जा रहा है, बाई वर्ड ऑफ सोशल मीडिया पे ये खूब घूम रहा है। उसमें बहुत सारी कहानियाँ बनाई जा रही हैं, उसका अफेयर था, उसका तो ऑनर किलिंग हुई है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन उससे भी जो ख़तरनाक है, जो ख़ास तौर से हम तीनों लोग जिसके बारे में बहुत स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं इस मुल्क के, हर तरह की डिसेंट अब इस सरकार को कॉन्स्पिरेसी लगने लगी है। जिस तरह से यूपी सरकार ने 19 मुकदमे दायर किए हैं उन लोगों के खिलाफ जो इस दलित लड़की के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो अलेज्ड रेप है, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए हैं पूरे यूपी में, उन सारे प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ FIR लॉन्च की गई है, की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है यूपी में कास्ट राइट्स करवाने के लिए। दिल्ली में दंगा होता है तो NRC CA के जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ये चार्ज लगाया जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे वायलेंस करने की। यूपी में अगर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है, एक लड़की के साथ उत्पीड़ना होती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी। ये अब बहुत हो गया। हर तरह की आवाज़ बुलंद करने को हमारा ये हक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये हक देता है कि हम जिस चीज़ को गलत मानते हैं, हो सकता है हमारे मतभेद हो सकता है आपको ये लगे कि मैं जो कह रही हूँ गलत है, या मुझे जो गलत लग रहा है आपको ना लगे, लेकिन उसके बावजूद मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकूं और अपनी जो प्रतिरोध की आवाज़ है उसको बुलंद कर सकूं। अगर हर प्रतिरोध की आवाज़ को कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा और उसके ऊपर केस लगाए जाएंगे तो मान लीजिए कि कल से आप लोग भी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। ये जो पूरा हमारा जो स्टेट का मैकेनिज्म है, जिस तरह से अथॉरिटेरियन हो रहा है, जो फैशिस्ट होता जा रहा है, वो एक बड़ा हमला है हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारे सेकुलरिज्म पे और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे। और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। कुछ मांगों की बात
दोनों ने की है, पूनम ने और एनी ने। लेकिन हमारी इसमें बाकी डिमांडों के साथ साथ ये तो हम कह ही रहे हैं कि योगी को डिसमिस किया जाए, वो इस काबिल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि उसने पिछले जब से वो गद्दी पे बैठा है तब से यूपी के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ख़ास तौर से जो महिलाओं और दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो हमने ये डिमांड की है कि यूपी के योगी को सीएम की पोस्ट से हटाया जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि टाइम बाउंड कोर्ट सुपरवाइज्ड इंक्वायरी हो हाथरस केस में, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि जिस तरह का एक ऑल्टरनेट नरेटिव बनाने में पूरा सरकार का महकमा जुड़ गया है, उसका प्रेशर जो है वो एजेंसीज के ऊपर भी पड़ेगा, और जब तक वो कोर्ट मॉनिटर्ड नहीं है ये इंक्वायरी ठीक से नहीं हो पाएगी। हमने जिस प्रेशर की बात की एनी ने और पूनम ने, हमने जिस तरह का प्रेशर और दहशत अलीगढ़ में देखी है, हाथरस में तो देखी ही, लेकिन डॉक्टर हमसे बात करने से डर रहे थे, हमसे मिलने से डर रहे थे। अनऑफिशियली हमको ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। हमको फैमिली मेंबर्स ने बताया कि वो उस लड़की को दिल्ली नहीं लाना चाहते थे। उनके ऊपर लगातार पूरे प्रशासन का, पुलिस का 6-7 दिन दबाव बना है कि इसको दिल्ली शिफ्ट करो, दिल्ली शिफ्ट करो, दिल्ली शिफ्ट करो। बीजेपी के एमपी का दबाव बना है कि इसको दिल्ली शिफ्ट करो, इसको एम्स लेके जाओ, जबकि उस लड़की के हालात ऐसे नहीं थे कि उसको इतना लंबा सफ़र कराया जाता। हम लोग कल रात में 12 बजे के आसपास अलीगढ़ से निकले हैं, वहाँ की जितनी टूटी फूटी सड़कें हैं, हमारी कमर में दर्द हो गया। तो उस लड़की जिसकी स्पाइनल कॉर्ड में 2 जगह जो टूटी हुई है, उसको उस रास्ते दिल्ली भेजना कितना मुनासिब था, ये सोचने की बात है। और दिल्ली आके अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद की कहानी आप सब लोग जानते हैं, जिस तरह बगैर परिवार को पूछे हुए, बगैर उनकी राय लिए हुए उसको जिस तरह से ज़बरदस्ती उसको जला दिया जाता है। उसको हम क्रिमेशन नहीं कहना चाहते, क्रियाक्रम नहीं कहना चाहते, क्योंकि मरने के बाद भी एक इंसान की डिग्निटी होती है और वो डिग्निटी भी छीन ली जाती है। बाकी हमारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक तो फैमिली के लिए सिक्योरिटी और उनका लाइवलीहुड की बात है, और जैसा पूनम ने कहा कि सिक्योरिटी से मतलब ये नहीं है कि आप छावनी बना दें उस जगह को, अभी वो जगह पूरा छावनी बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हम फौरन सस्पेंशन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने लगातार धमकियां दी हैं, वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें वो ये कह रहा है कि मीडिया वाले तो कल परसों में चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और आप यहीं रहेंगे। और लगातार उसने लड़की के जो ताया हैं उनको धक्का दिया है, उनके लात मारी है, जब वो लोग उनसे कह रहे थे कि आप हमें बॉडी जो है कम से कम घर ले जाने दीजिए, एक बार हम लड़की की शक्ल तो देख लें। तो ये पूरा जो उसका रवैया है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, उसकी हम सस्पेंशन की डिमांड करते हैं। हम ये भी डिमांड करते हैं कि जितनी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इंक्लूडिंग द बीजेपी एमपी, उनकी जो रोल है उसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि क्या वजह थी जो वो लगातार ये प्रेशर डाल रहे थे कि दिल्ली ले जाओ। क्यों ले जाओ दिल्ली ले जाके क्या होने वाला था? वो हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, और जिस तरह से हॉस्पिटल ने एक एक जगह उसको रेफ़र किया है, बड़े से बड़े डॉक्टर ने उसको देखा है, आंखों के डॉक्टर ने भी देखा है, न्यूरोलॉजिस्ट भी उसको देख रहे थे, सब डॉक्टर्स उसको देख रहे थे, गायनेकोलॉजिस्ट उसको देख रहे थे। अगली हमारी डिमांड ये है कि जो पूरा जिस तरह से प्रतिरोध का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, जो डिसेंट का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, वी वांट द NHRC टू टेक cognizance of this, and we demand an inquiry from NHRC into it and stop this criminalization of dissent. उसके बाद SC/ST प्रिवेंशन एक्ट और एट्रोसिटीज़ एक्ट का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एंड SC/ST सब प्लान जो है उसकी पब्लिसिटी, ताकि दलित कम्युनिटीज़ को ये पता चल सके कि उनके क्या हक है और वो क्या लेते हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमें बताया उस परिवार ने कि उनके पास तकरीबन, उनको जब दलितों को ज़मीनें दी जा रही थी, ईयर मुझे नहीं मालूम, उन्होंने वो मेंशन नहीं किया, तो उनको तकरीबन 5 बीघा के करीब ज़मीन दी गई थी, जिसमें 1.5-2 बीघा पे किसी का हमेशा से ही कब्ज़ा रहा, तो वो उनके पास नहीं है। लेकिन वो 3 बीघा के करीब ज़मीन उनके पास है, जिसपे वो बाजरे की खेती करते हैं या और भी खेती करते हैं। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है कि दलितों के पास ज़मीन क्यों आ गई, दलितों के घर में फ्रिज क्यों है, टीवी क्यों है। ये अगर आप में से कुछ लोग उस टाइम गोहाना गए होंगे
या खैरलांजी गए होंगे तो ये हमने हमेशा देखा है कि जैसे ही कोई दलित परिवार थोड़ा सा समृद्ध होने लगता है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली बेटर होने लगता है, तो उसके घरों पे हमले होते हैं ताकि वो फिर उसी पोजीशन पे, इकोनॉमिकली उसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहाँ पे अपर कास्ट उसको देखना चाहता है। और यही मुसलमानों के साथ भी होता है। आप किसी भी राइट में देखें, उनकी प्रॉपर्टी, रिलीजियस स्पेसेस, महिलाओं के ऊपर हमले, वो पूरा एक पैटर्न है जिसे कहा जाता है कि हमने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। तो वो जो औकात दिखाना, जो अपर कास्ट या जो राइट विंग कम्युनल हिंदू है, वो जो माइनॉरिटीज़ को औकात दिखाता है, जो दलित को दिखाता है, वो हमें इस पूरे डिस्कोर्स में हर जगह पे नज़र आ रही है। और सिर्फ अपर कास्ट की तरफ से नहीं बल्कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एक चीज़ और जो रह गई वो ये कि वहाँ जो माहौल है, लगातार पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर हमले हुए हैं। कल संजय सिंह के ऊपर इंक फेंकी गई है जब वो बाहर निकल के आए हैं। तो बाहर जब हम भी खड़े थे तब भी हमने देखा कि राइट विंग के वहाँ पे लोग जमा हो रहे थे। पुलिस वहाँ इतनी आपने पुलिस लगा रखी है, उसके बाद आप किस तरह से अलाउ कर रहे हैं कि वहाँ पे झुंड के झुंड जमा हो रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं, जो भी अंदर से बाहर आ रहा है। हमारी शक्लें यूपी में पहचानी नहीं जाती, इसलिए शायद हम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। और दूसरा ये भी है कि एनी की जो संस्था है, NFIW और CPI, वहाँ उसके काफ़ी लोग मौजूद थे, हमारी सपोर्ट में बाहर खड़े हुए थे, इसलिए भी शायद हमारे साथ नहीं हुआ। लेकिन संजय सिंह के साथ हुआ। उससे पहले वो जो एक और पॉलिटिकल पार्टी है, उनको तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। जी, जयंत चौधरी। तो ये हमारी डिमांड है कि इसको फ़ौरन रोका जाए और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, वी वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई टू। एक चीज़ और जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि असली में इस गुने का बोली लगा रही थी। पहले बोला 5 लाख, फिर वो 10 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 2 करोड़। एक बोली लगाना, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन आके बैठ के पुलिस के मौजूदगी में आके बोली लगाना और परिवार का ऊपर प्रेशर डालना, ये हम समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल इलीगल एक चीज़ है। और ये भी आगे भी ये लोग ऐसा ही करती आ रही है, इसको भी बंद होना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ है कि ये परिवार बोल रहे कि इंक्वायरी करो, ये नहीं बोल रहे कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो गया इसलिए इंक्वायरी मत करो। परिवार बोल रहे कि सही इंक्वायरी होना चाहिए, मगर उस जगह पे जो अपर कास्ट वाले का इतना बड़ा मीटिंग करके, जो एक तरफ का एक खाप पंचायत उनका अपर कास्ट का होती है, और बोल रहे हमारी लड़का बिल्कुल निर्दोष है, उनको फंसाया गया है, यही बोल रहे, और कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए। तो कानून हाथ में लेके वो लोग घूम रही है उधर। हम भी खड़ा थे, जैसे शबनम जी ने बताया था, 2 लड़का लोग जो आके हमारे आसपास घूम रहे थे, और बाद में जाके पुलिस वाले के साथ इतना जो हमारे फोटो भी खिंचाए, जिस तरीके से इतना दोस्ती करके वो जो खड़ा हो रही थी, और कौन आ रहे कौन जा रहे, और हमारे हाथ में एक जैसे बोला कि हमें हर चीज़ हमारी लेटर हेड में चाहिए था, आधार की नंबर, हमारी टेलीफोन नंबर, और क्या क्या नहीं पूछा है, मगर बहुत चीज़ हमने मना भी किया था। और वो जब जमा करने के लिए जा रही थी, तभी हमारी कागज़ को लेके या वो चारों ओर घूम रही थी, उसको क्या चीने का है या क्या देखने का है पता नहीं, मगर वो पुलिस और इनके साथ एक दोस्ताना वो हमने देखा है। तो ये एक अपर कास्ट का जो कानून को हाथ में लेना, पुलिस का मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, the upper caste people are taking the law into their hands and they are openly challenging. There is no action against them. And आपको हमें ये भी है कि पहले से ही जो योगी ने बताया कि ये षड्यंत्र है, कि योगी का राज को जो मलाइन करने का षड्यंत्र है। जब एक मुख्यमंत्री वो बोल रहे, ऐसा बोल रहे, तो नीचे जो भी नीचे जो पुलिस कांस्टेबल तक ये मैसेज है कि इसका जांच और इसका कार्रवाई सही नहीं तरीके से नहीं करना है। इसलिए परिवार बोल दे जो इस हादसा, जो इस अटैक हुआ है इस लड़की के साथ, उसका लेके जो उसका जो डेड बॉडी को जलाया, उस तक वाला हमारी अपनी अनुभव से हम
हमने पूछा आप क्या संतुष्ट है सीबीआई जांच से, तब बोला जो हमारी इतनी दिन के अनुभव से हम ये बताना चाहती हूँ, सीबीआई इंक्वायरी इतना जल्दी घोषित किया है क्योंकि हम ये सोच रहे हमारे अनुभव के आधार पर कि सच्चाई छुपाने के लिए है। इसलिए हम चाहती है कि उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का निगरानी पे ये जांच होना चाहिए, और इसलिए हम भी उनके साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट को भी क्या कर रही है, कोर्ट भी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, सब चीज़ है, ये सारी संस्था जो इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही है, मोटा इंटरवेंशन करना चाहिए था, नहीं कर रही है। इसलिए भी हमने जो मांग रखा है कि कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी टाइम बाउंड, जैसे जो बावरी देवी जैसा 25 साल 30 साल कोर्ट कचहरी काटना नहीं है हमें, इस केस का अंदर और हर केस में हम चाहते हैं जो टाइम बाउंड, खास कर इस केस में टाइम बाउंड इंक्वायरी होना चाहिए, तो ताकि इस परिवार को और न्याय मिले और आगे ऐसा गुनाह होने से रोक सकती है।